Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you microeconomics. First semester, second unit for law honors. Students, आज हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सेकेंड यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वो कब कब आए हैं, और सेकेंड यूनिट के जितने भी टॉपिक हैं उनको हम कितने लेक्चर में ख़त्म करेंगे. तो आपको बता दूं कि सेकेंड यूनिट के लेक्चर को हम 8 लेक्चर में, सेकेंड यूनिट में जितने भी टॉपिक हैं उनको हम 8 लेक्चर में ख़त्म करेंगे. चलिए तो देखते हैं. यूनिट का नाम क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति. पहला पॉइंट क्या है? लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग का नियम और पूर्ति का नियम. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स एप्लीकेशन, मांग की लोच क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है. नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी. ये नेक्स्ट लेक्चर होगा. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होती है, सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, अजम्पशंस एंड कंज्यूमर्स, उदासीनता वक्र क्या है, इसकी अजम्पशंस क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं. ये लॉन्ग क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन price elasticity of demand and cross elasticity of demand. Explain the proportionate change method and point method to measure the price elasticity of demand. यहाँ पे मांग की लोच, मांग की आड़ी लोच क्या है, मांग की लोच क्या है, इसे हम मांग की कीमत लोच क्या है, प्रपोर्शनेट मेथड अनुपातिक विधि क्या है, बिंदु विधि क्या है, इसको कैसे मेजर किया जाएगा, मांग की कीमत लोच की हेल्प से एक्सप्लेन करना है इसे. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ, ये जो पहला क्वेश्चन है 2015 में आया है, 16-17, इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच के क्या प्रकार हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अनुपातिक विधि को मेजर करने के लिए मांग की लोच किस तरह से हेल्प करता है. ये 2019 में आया है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम with the techniques of indifference curve. Do you feel that this techniques is an improvement over the cardinal utility analysis of Marshall? इसमें उदासीनता वक्र क्या है और किस तरह से ये मार्शल की कार्डिनल अप्रोच से बेस्ट है. नेक्स्ट, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये 2015, 16, 17, 18 कंटिन्यू आ रहा है. इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड ग्राफ. ये 2018 में आया है. इसमें समसीमांत उपयोगिता नियम को एक्सप्लेन करना है शेड्यूल और डायग्राम की हेल्प से. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ये 2019 में आया है. इसमें पहले लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी में बताना है कि समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है, दूसरे में उदासीनता वक्र की क्या प्रॉपर्टीज हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है. ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, ये 2015, 16, 18 में आया है. इसमें सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध होता है ये बताना है.
नेक्स्ट है कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता अतिरेक क्या होता है, 2015 और 19 में आया है। नेक्स्ट रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, कौन कौन से रीजंस मांग के नियम या मांग के लिए कौन कौन सी चीज़ें प्रभाव डालती हैं, ये 2015 और 19 में आया है। नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2001 होगा और ये 2001 एंड 17 में आया है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, ये 2016 एंड 17 में आया है। सम सीमांत उपयोगिता नियम। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच क्या होती है, ये 2018 में आया है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटेन, यहाँ पे प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, ये एक्सप्लेन करना है, 2018 में आया है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। ये जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, ये किस तरह से क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द proportionate change method and point method to measure the price elasticity of demand। इसमें जो आपका पहले मैंने बताया है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। और ये जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, ये इस तरह से भी आया है, व्हाट इज डिमांड, एक्सप्लेन इट्स वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड, हाउ वी कैन मेजर elasticity of demand, also explain application of demand in economics। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड, मांग की मीनिंग क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। तो जनरली आपको बता दूं कि मांग के लिए क्या क्या चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है चीज़ें, लाइक इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज समेशन ऑफ दी three factors, want ability, pay, willing to pay. In other words, our strong desire is our demand. Quantity demand refers to the particular quantity which buyers are willing to able to buy on a given price during a given period of time। अब मांग के लिए तीन बातों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपकी मांग करने की इच्छा, दूसरी उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज का होना, लाइक मनी। अब आपके पास मनी है, आपके पास इच्छा भी है, लेकिन अगर आपके पास खर्च करने की एबिलिटी नहीं है तो जो मांग का नियम है वो पूरा नहीं होगा। तो तीसरा क्या है, आपको उन रिसोर्सेस को खर्च करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। पहला क्या है, मांग, दूसरा मांग को पूरा करने के लिए मनी, और तीसरा उसे खर्च करने की योग्यता, एबिलिटी भी होनी चाहिए। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड, there is a defined inverse relationship between the price and quantity demanded of the goods if other things remain constant symbolically, dx is equal to f, px is equal to pr, y t p। अब ये क्या है, मांग का जो नियम है वो कीमत और मांग के बीच इनवर्स रिलेशन को बताता है, विपरीत संबंध को बताता है, अप्रत्यक्ष संबंध को बताता है। कैसे, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी मांग इंक्रीज होती है, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी मांग डिक्रीज होती है। तो ये मांग का नियम क्या बताता है, कीमत और मांग के बीच जनरली इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। अब इसे हम सिंबॉलिकली समझेंगे, क्या क्या है, dx क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड x,
ये एक्स वस्तु की मांग को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी क्या है यहाँ पे, पी एक्स, प्राइस ऑफ द गुड्स एक्स, एक्स वस्तु की कीमत। पी आर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, आई टेल यू। जो रिलेटेड गुड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है जो एक वस्तु की प्राइस में अगर वेरिएशन आता है तो दूसरी वस्तु की मांग में वेरिएशन आता है। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, अगर टी का प्राइस इंक्रीज होता है तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज होगी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, जबकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में दोनों वस्तुओं के बीच डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके लिए फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता है तो कार की डिमांड डिक्रीज होगी, ये आपका रिलेटेड गुड्स होता है। वाई क्या है, इनकम है, कंज्यूमर की इनकम। टी क्या है, कंज्यूमर का टेस्ट। पी क्या है, पॉपुलेशन। अब लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, वेयर द प्राइस गोज अप, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्वांटिटी डिमांड में इसका इनवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज होगा, और दोनों के बीच इस तरह से इनडायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। अगर प्राइस डाउन होता है तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी। The law of demand states that if remaining things are constant, then as price of commodity increases, demand for the commodity decreases, and the price of commodity decreases, demand for the commodity increases. ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होता है तो उसकी मांग इंक्रीज होती है, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है। Assumptions of the law of demand, मांग की कुछ मान्यताएं हैं। The law is valid only when the following assumptions hold. Point 1, the price of the related goods remain the same. ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। तो जो रिलेटेड गुड्स होते हैं लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, उनके प्राइस भी कांस्टेंट मान लिए जाते हैं। नेक्स्ट, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स रिमेन अनचेंज, जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसकी इनकम को कांस्टेंट मान लिया जाता है। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स रिमेन द सेम, जो कंज्यूमर की रुचि है, उसका जो अधिमान है, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं, उनमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट का टेस्ट अलग है और दूसरी यूनिट का टेस्ट अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंज्यूमर एक साथ 5 रसगुल्ले यूज़ कर रहा है तो हर रसगुल्ले का साइज, शेप, क्वालिटी, टेस्ट एक जैसा होगा, उसमें 1% का कोई अंतर नहीं होगा। और कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल गुड्स, कहने का मतलब ये है कि जो भी कमोडिटी यूज़ की जा रही है वो ना तो साइज में बहुत बड़ी हो और ना ही साइज में बहुत छोटी हो, एक एवरेज साइज होना चाहिए। यूनिटी कंज्यूम्स मोस्ट बी अ स्टैंडर्ड साइज, और जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है, हर यूनिट एक स्टैंडर्ड साइज की होनी चाहिए, एक एवरेज साइज का होना चाहिए।
नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग की प्रकार। पहला क्या है? प्राइस डिमांड, कीमत मांग। अब कीमत मांग क्या होता है कि कीमत में परिवर्तन होने पे मांग में क्या परिवर्तन पड़ता है। नेक्स्ट इनकम डिमांड, किसी पर्सन की आय में परिवर्तन होने पे मांग में क्या परिवर्तन होता है। क्रॉस डिमांड, मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच क्या होती है? मांग की आड़ी लोच बताता है कि किसी गुड्स में वेरिएशन होने पे, परिवर्तन होने पे उसकी मांग में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दैट वुड बी क्रॉस डिमांड, मांग की आड़ी लोच, जैसा टी एंड कॉफी। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है? प्रत्यक्ष मांग। डायरेक्ट डिमांड वो डिमांड होती है जिसकी डिमांड करने पे हमें कोई और रिसोर्सेज की मांग ना करनी पड़े। नेक्स्ट डिराइव्ड डिमांड या इनडायरेक्ट डिमांड क्या होती है? डिराइव्ड डिमांड या डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या होता है? व्युत्पादन मांग। व्युत्पादन मांग का मतलब होता है कि एक अगर प्रोडक्ट की मांग की जाती है तो उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें दूसरे फैक्टर की डिमांड करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोड्यूसर को बिस्किट बनाना है तो उस बिस्किट्स को बनाने के लिए उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब वो बिस्किट को बनाने के लिए लेबर की मांग करता है, मीन्स एक की मांग होने पे दूसरे की मांग जब उत्पन्न होती है तो उसे डिराइव्ड डिमांड कंसीडर किया जाता है या अप्रत्यक्ष मांग कहते हैं। नेक्स्ट ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड किसे कहते हैं? एक की मांग, एक के बिना दूसरा प्रोडक्ट अधूरा हो, संयुक्त मांग। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर दोनों क्या हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ब्रेड के बिना बटर का कोई यूज़ नहीं है या बटर के बिना ब्रेड का यूज़ नहीं है। जनरली, वैसे तो यूज़ है लेकिन जनरली। अगर हम बात करें कंपोसाइट डिमांड, कंपोसाइट डिमांड या वैकल्पिक मांग वो मांग होती है जिसमें एक प्रोडक्ट के, एक वस्तु की कई सारे यूजेस होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक है लेकिन उसके यूजेस कितने हैं? नंबर ऑफ यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, बिजली से आप रेफ्रिजरेटर भी चलाते हैं, बिजली से मशीन भी चलाते हैं, बिजली से लाइक अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट की जाती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक है लेकिन उसके यूजेस कितने हैं? बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम बात करें मिल्क की, मिल्क एक है लेकिन उसके यूजेस कितने हैं? नंबर ऑफ यूजेस। मिल्क से आप कर्ड भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, ठीक है, चाय भी बना सकते हैं। तो मिल्क एक है लेकिन उसके यूजेस कितने हैं? नंबर ऑफ यूजेस हैं उसके। तो कंपोसाइट गुड्स वो गुड्स होती है जिसमें वस्तु एक होती है लेकिन उसके यूजेस अनेक होते हैं। स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट आपको बता दूं कि जो मांग होती है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है और जनरली मांग और कीमत के बीच, मांग में कमोडिटी वस्तु और कीमत के बीच अप्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलता है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या थे, इसकी अजम्पशंस क्या हैं और ये कब एप्लीकेबल होता है, टाइप्स ऑफ डिमांड क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।